आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। देश एक नई राह पर जा रहा है। यहां लोग तोड़ने की बात हुआ करती थी, जोड़ने की बात हो रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, देश धीरे धीरे संवर रहा है और 2014 के बाद की स्थितियां धीरे धीरे करते बदल रही है। इस बदलाव को हम कैसे देखेंगे? लोग बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ और आरएसएस के तथाकथित जो नेता है, जिन्हें वीर कहा जाता है, जिन्हें देशभक्त कहा जाता है, इनके खिलाफ भी बोलने लगे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेश खैरनार जी है, जो लेखक है, चिंतक है और अभी ही पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों का दौरा कर वे आए हैं। क्या स्थिति है वहां भी और क्या स्थिति है देश की, और क्यों इस तरह की देशभक्ति को परोसा जा रहा है, लिखा जा रहा है नए इतिहासकारों द्वारा, कि जो इतिहास बिल्कुल भी सच्चा नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, आप स्टूडियो में आए, आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि राहुल गांधी निकले हैं कश्मीर तक, कन्याकुमारी से, और लगभग आधी यात्रा वे पूरी कर चुके हैं। अभी वो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में गए। जिस विषय पर मैं इंगित करना चाहता हूँ वो विषय वही से शुरुआत हुई, क्योंकि जब वे महाराष्ट्र में आए तब उन्होंने आरएसएस के खिलाफ बोला, और विशेषता जिन्हें वीर कहा जाता है, स्वतंत्र वीर कहा जाता है, वे विनायक दामोदर सावरकर, इनके खिलाफ उन्होंने कहा। महाराष्ट्र में सावरकर के जो चाहने वाले लोग हैं या हिंदुत्व के चाहने वाले लोग हैं, वो उठ खड़े हुए। ये जो विषय महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने छेड़ा है, जिसकी चर्चा देश में चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ने जो माफी के बारे में जो कहा है, स्वतंत्र वीर की जगह माफी वीर शब्द इस्तेमाल किया है, उसके सिलसिले में मैं दो लेखकों की किताबें लेके आया हूँ। एक है शमसुल इस्लाम, दूसरे है डॉक्टर राम पुनियानी। दोनों भी प्रोफेसर है, स्कॉलर लोग हैं, और दोनों ने ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखकर आर्काइव्स में से माफीनामे, जो 6 माफीनामे है कुल मिला के, 7 कहना चाहिए। एक यमुनाबाई सावरकर, मतलब मिसेस सावरकर, सावरकर जी की पत्नी, उनका भी एक माफीनामा है। एक महात्मा गांधी जी को नारायण सावरकर, उनके जो छोटे बंधु थे, वो थोड़े कांग्रेस से भी संबंधित थे, और गांधी जी को मिलकर उन्होंने विनती भी की थी कि मेरे भाई को अंडमान जेल से भारत के मेनलैंड वाली जेलों में कहीं लाएंगे तो हम परिवार वालों को मिलने जुलने में सुविधा होगी। तो इसलिए वाइसराय को गांधी जी का भी एक खत है, जो यंग इंडिया में भी छपा हुआ है, हरिजन में छपा है। तो ये सब दस्तावेज है। और कोइंसिडेंटली साल भर पहले राजनाथ सिंह, जो वर्तमान हमारे रक्षा मंत्री है, वो खुद ही बोल चुके हैं, जो अभी तक बोल रहे हैं कि माफीनामे नहीं लिखे, लेकिन राजनाथ जी ने कहा कि महात्मा गांधी के कहने से उन्होंने लिखा। मतलब किसके कहने से लिखा वगैरह वो भी एक मिनट के बाद, लेकिन राजनाथ जी ने, मैं ये एग्री किया कि उन्होंने माफीनामे लिखे, लेकिन लिखने का क्रेडिट या डिसक्रेडिट भी दे रहे महात्मा गांधी को। इसका मतलब 50% संघ परिवार के एक जिम्मेदार स्वयंसेवक राजनाथ सिंह, जो प्रोफेसर थे, आरएसएस से निकले हुए हैं, यूपी के मुख्यमंत्री भी बने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने, और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है, और उन्होंने इसका भी क्रेडिट गांधी जी को दे दिया। यानी सब कुछ गांधी जी के नाम पे जमा करने वाली जो बात है, तो उसमें सावरकर जी को वो एक नादान, एक ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी करार दे रहे कि जो महात्मा गांधी के लिखने से या महात्मा गांधी के सलाह से वो चल रहे थे। जो कि ये किताब बिल्कुल एक अलग तरह का पिक्चर पेश करती है, जिसमें महात्मा गांधी जी को मारने वाले लोगों की जो ट्रायल है, उसके बारे में के जो एविडेंसेस है, या कल परसों जिस पिस्तौल की बात की है, जो खुद सावरकर ने सप्लाई की है, ये बात सावरकर के महात्मा गांधी के जो परपोते हैं, तुषार गांधी, अभी हम लोग आज ही के दिन पिछले हफ्ते में हम साथ में थे जी, जमुई खादीग्राम नाम के आश्रम में। ये वाली पिस्तौल है जो ग्वालियर में नथुराम को दी गई है 8-15 दिन पहले ही जस्ट।
और इसके अलावा दुनिया भर के ये सब चीज़ों के विवाद रहते हुए या ये बातें रहते हुए और इस ढंग से महात्मा गांधी जी के कहने से माफ़ीनामे, तो ये एक नहीं, दो नहीं, ये कम से कम 6 माफ़ीनामे हैं। 1910 को कर्जन वाइली को मारने के और जैक्सन नाम के नासिक के कलेक्टर को ये 2 अपराधों के जुर्मों के ऊपर एक 1910 में उनको अरेस्ट किया गया था और 1910 से 1911 यानी कुछ महीनों के भीतर में सेलुलर जेल में जाने के बाद में विनायक दामोदर सावरकर के कम से कम 6 लेटर्स है रानी साहिबा को लिखे हुए, और लेटर्स की भाषा अगर आप पढ़ोगे तो दुख की बात यह है कि जो वीर शब्द जो लगाया गया है, ये वीर सचमुच कितने वीर थे। मैं वर्तमान ब्रिटिश एम्पायर की मजबूती के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये रानी साहिबा को बताने का अपने 7 पत्रों में से उन्होंने जो मैसेज दिया है, इसमें से ये मतलब मैं बचपन में 1857 या माझी जन्म टेप, ये 2 किताबें पढ़ के मैं खुद सावरकर से बहुत प्रभावित था। और जो सेलुलर जेल का जेलर था कर्नल बारी, मैं कसम खाई थी कि ये अगर जिंदा होगा अभी कहीं तो मैं इसको मारूंगा। ये मैंने कसम खाई थी सावरकर की माझी जन्म टेप आत्मकथा पढ़ने के बाद। सावरकर एक बहुत अच्छे लेखक थे। सावरकर की नाम पर कुछ नॉवेल भी है, कुछ कविताएं तो है ही, सागरा प्राण तळमळला जिसको रताजी ने आवाज दी है। तो सबसे दुखद बात, जिनको वीर बोला जाता है, स्वतंत्र वीर बोला जाता है, हम भी जेल में रहे हैं और जेल का वातावरण बहुत भयावह होता है। हमें भी डंडा बेटी डाली गई थी, हमें भी दुनिया भर के क्या क्या टॉर्चरिंग हमने फेस किया आपातकाल में। तो उसमें आदमी टूटता है, कोई दो राय नहीं, और सावरकर भी टूटे होंगे, मनुष्य है। और 100 उस समय के कुल मिलाकर अंडमान निकोबार में 123 सावरकर जैसे काला पानी की सजा पाने वाले 123, एक नहीं दो नहीं, और 123 में से 10 या 12 मरे भी, 1 दर्जन से ऊपर मरे, वहीं पे मरे, उसी जेल में मर गए, खप गए। और कुछ लोग बाद में छूटे भी, बटुकेश्वर दत्त वगैरह जैसे लोग बाहर आए हैं। 1967-65 तक सावरकर के जीवन की इतना ही जीवन वो भी जिए है। सावरकर की जेल की यातनाओं की कहानी या उनका जो भी कुछ था वो लिखे एक हमारे मित्र है सुधाकर गायधनी, कि वो चिंध्या लेके आया, मीन्स कपड़ों के टुकड़े, और बोलने की कला थी तो वो बेच के चला गया, सोने से और बेच के चला गया। कोई कोई सोना लेके बैठा और चुपचाप बैठा था, लेकिन वो शाम हो गई तो भी नहीं बेच पाया। तो ये वो इस तरह की बात है कि ये लिखते थे, बोलते थे, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी, संस्कृत, कई भाषाओं पर कमांड भी थी उनकी। होशियार तो थे ही, लिंग्विस्टिक भी माने जाते हैं, बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे। भले वकालत नहीं की होगी, क्योंकि वकालत का पूरा जो उनका जो ज्ञान है वो उन्होंने इन्हीं चीजों में खर्चा किया है। तो उस हिसाब से सावरकर ने माफी मांगी है, एक नहीं दो नहीं 6 बार मांगी है, और उसी माफी के कारण उनको 1924 में बाकायदा अंडमान जेल से भारत के मेनलैंड में, और वो भी रत्नागिरी नाम के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा देश का, कोकण का, उसमें उनको हाउस अरेस्ट के तौर पे, गृहबंदी के तौर पे रखा गया। और उसी हाउस अरेस्ट के काल में नथुराम गोडसे नाम का एक लड़का जो 19 साल का था, ये लेखक लिख रहे हैं मनोहर मड़गांवकर, ये नथुराम गोडसे जो मुख्य आरोपी जो है गांधी जी की हत्या करने वाला, ये सावरकर जी की सोहबत में 19 साल की उम्र से 6-7 साल तक, यानी सावरकर 1936 में शायद बरी हुए, सभी सो कॉल्ड आरोपों से, या पूर्ण रूप से रिहा किए गए। तो
19 साल का लड़का और सावरकर का इस ढंग का एक दूसरे के साथ रहते हुए भी, मतलब झूठ बोलने के जो अलग-अलग जो उदाहरण है, उसमें का ये जो एक उदाहरण है कि जिसमें एक लड़का 5 से 6 साल, 20-25 साल का होने तक सवेरे से लेकर शाम तक उनकी सोबत में रहता आता है। जाता था, और मैं सावरकर ने इस ढंग के 1 दर्जन से ऊपर नथुराम गोडसे तैयार किए, जिसमें मदन लाल धिंगरा भी था, जिसमें पिंगळे भी थे, जिसमें नथुराम भी थे, और भी ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जो, और इसमें बाकायदा एक खतों में लिखा है, सावरकर ने रानी साहिबा को जो खत एड्रेस किए हैं, उसमें बाकायदा लिखा है कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो भटके हुए लड़के हैं, जिनके ऊपर मेरी मतलब चलती है, मैं उन लोगों को वापस ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूती के लिए काम में लगा सकता हूं। आप मुझे छोड़कर तो देखिए, और इस साम्राज्य की सेवा के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये हर एक खत में उन्होंने बाकायदा, ये जो 6 खतों का उनका जो मजमून है, उसका खाली शुरुआत ही देख लीजिएगा, शुरुआत भी देख लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि जो भाषा है, क्योंकि बैरिस्टर तो थे ही, मैंने कहा कि भाषा पर उनकी कमांड थी, तो उस हिसाब से उन्होंने जो भाषा जो इस्तेमाल की है, वो 1883 के पैदा हुए थे, 17 साल के जब रहे, यानी 83 और 17, 1900 के मतलब 20वीं शताब्दी शुरू होने के पहले वो इंग्लैंड में शायद गए पढ़ने के लिए, और 1906 के आसपास उनका ये सब जो कुछ गतिविधियां इंडिया हाउस में की, वो देखते हुए, और नासिक में जो एक कलेक्टर थे जॉनसन नाम के, उनकी जो हत्या हुई, तो उस हत्या से लेके कर्जन वाइली नाम के एक शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी भारत के ये देख रहे थे कारोबार, तो उनको मदन लाल धिंगरा को पर्सनली सावरकर ने तैयार तो किया ही किया। धिंगरा ने जो किताब जो इस्तेमाल जो पिस्तौल इस्तेमाल की, वो पिस्तौल खुद विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन के मेट्रो स्टेशन के एक बाहर के एक स्टेशन पर जाकर उसका हैंड ओवर की है, और इस भाषा में बात की है कि अगर तुम, क्योंकि एक अटेम्प्ट में वो फेल हो गए थे, तो अब अगर तुम दोबारा फेल हो गए तो मुझे मुंह नहीं दिखाना, ऐसा करके। और धिंगरा का भी इसमें लेखन कहीं तो भी है कि उसने भी काफ़ी एडवर्स लिखा हुआ है इनके बारे में, इनका व्यवहार जो था वो काफ़ी रूड, काफ़ी रुक्ष टाइप का था, लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देना इस ढंग का था। तो उसने भी इस बारे में लिखा है। मर्सी पिटिशन 1913 में लिखी है, 1914 में लिखी है, पिटिशन नंबर 317 में लिखी है 1900, चौथी 1920 में लिखी है, पांचवी 1921 में लिखी है, छठवीं गणेश सावरकर ने 1922 में लिखी है, और श्रीमती यमुनाबाई मिसेस सावरकर ने, यानी एक तरह से एक नहीं, दो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें महात्मा गांधी जी का भी एक खत है वाइसराय को लिखा हुआ, और सावरकर ब्रदर्स का भी एक पिटिशन है, यानी उनकी गणेश सावरकर से लेके, सावरकर ब्रदर्स से लेके, यमुनाबाई से लेके महात्मा गांधी तक के ये अलग से 4 और ऊपर के 6, यानी 9 के ऊपर सावरकर को ब्रिटिश जेल से छोड़ने के लिए जो खत लिखे गए हैं, और उन खतों में सावरकर की खुद की लिखी हुई जो भाषा है रानी साहिबा को, उसका एक नमूने के तौर पे मैं विनायक दामोदर सावरकर 1910 तक, यानी उस समय 27 साल की उम्र के थे, 27 साल का विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के लिए कोशिश करने वाला, भले उनका मार्ग अहिंसा का था, लेकिन वो बाकायदा
उन्होंने इस ढंग की कोशिशें की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 27 साल के बाद का, यानी 28वें साल का विनायक दामोदर सावरकर जेल की यातनाओं के कारण कहो, जो कुछ कहो, मैं उसमें उनको दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कई सारे लोगों की हम जेल में देखते हैं कि आरएसएस के लोग, इंक्लूडिंग उस समय के जो संघ प्रमुख थे बाला साहब देवरस, उनका भी माफीनामा एरोडा जेल में आज भी प्रिजर्व किया हुआ है। श्रीमती गांधी को लिखा हुआ, विनोबा जी को लिखे हुए, उनके भी पत्राचार आज जग जाहिर है। तो स्ट्रैटेजी के नाम पे संघ परिवार के लोगों का, आपातकाल की बात हो या ब्रिटिश काल की बात हो, जेलों का उनका जो अनुभव रहा है वो उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। मिसेस गांधी को भी लिखे हुए बाला साहब देवरस के खतों का मजमून देखेंगे तो, और सावरकर का रानी साहिबा को लिखे हुए अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ों से सावरकर एक नहीं, दो नहीं, 6-7 खतों में से क्या आखिर क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल सर, हम खतों की बात तो करेंगे, पढ़कर भी दिखाएंगे कुछ खतों को। थोड़ा उसके पहले जाते हैं, जब हिंदुत्व ये शब्द नहीं था जी, यानी इतना प्रचलित शब्द नहीं था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, पहली बार हिंदुत्व की ये कंसेप्ट और हिंदुत्व ये शब्द सावरकर जी ने यहाँ लाया। और आपको क्या लगता है, इस तरह का जो हिंदुत्व इस देश में प्रवेश कर चुका थ्रू सावरकर, क्या ये देश के हित के कारण था या ये देश का अहित का कारण बनेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, ये मैं नहीं, डॉक्टर नारायण सावरकर सबसे छोटे बंधु, जो नागपुर से ही मराठी हिंदुत्व किताब का पब्लिकेशन हुआ है 1936 में, उसकी प्रस्तावना में खुद नारायण सावरकर लिख रहे हैं कि वो तात्याराव बोलते थे विनायक दामोदर सावरकर को, तो उन्होंने कहा कि तात्याराव के दिमाग में 1910 में जब पकड़े गए तो 11 में जब सिल्वर जेल में उनको डाला गया, तो तब से हिंदुत्व का विचार उनके दिमाग में शुरू हुआ, अंकुरित हुआ, और जेल की दीवारों के ऊपर उन्होंने पत्थरों से, यानी शायद गिट्टी या कोई नुकीला पत्थर से, उन्होंने जेल की दीवारों के ऊपर हिंदुत्व किताब का पहला लिखने का प्रयास उन्होंने किया। मेमोरी अच्छी थी, दिमाग में रहा। उसको 1920 में उन्होंने अक्षरबद्ध किया, स्मगल्ड किया उसको, किसी के थ्रू कोई मिलने गया होगा रिश्तेदार, और इस ढंग से पब्लिक डोमेन में वो आई। लेकिन हिंदुत्व जिस बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को बंटवारे का गुनाहगार माना जाता है भी, कोई दो राय नहीं उसमें, लेकिन एक और बैरिस्टर भी बंटवारे की नींव डालने वाले, जो जिन्ना से भी 30 साल पहले, जिन्ना ने 1940 में 23 मार्च को लाहौर प्रस्ताव पारित कराया, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर जो दूसरे बैरिस्टर जो है, उन्होंने 1910-11 में, यानी जिन्ना से भी 25-30 साल पहले, हिंदुत्व नाम के कंसेप्ट को कॉइन किया और साफ साफ लिखा उन्होंने हिंदुत्व नाम की किताब में, जो मेरे भी पास में है, कि हिंदू और मुसलमान ये दो राष्ट्र है। और इस ढंग से ये जो आइडेंटिटी वाला जो मामला है और देश की जो नींव जो डाली गई है अलग अलग मुल्कों की, जो एक गुनाहगार उसमें विनायक दामोदर सावरकर भी है, जिन्होंने हिंदुत्व किताब लिखकर और बार बार ये प्लीड करने की कोशिश की कि हिंदू एक स्वतंत्र राष्ट्र है और मुसलमान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ये एक हो ही नहीं सकते। आप इस बात को बोलते हैं कि वो एक हो नहीं सकते। कुछ लोगों का भी, कुछ किताबें जैसे चर्चा हो रही थी, कुछ किताबें आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वीर सावरकर चाहते तो पार्टीशन नहीं होता, ये भारत अखंड रह जाता। इस तरह के भी किताबें आ रही है, इस तरह का नया इतिहास जो है वो लिखना शुरू हो गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने कहा और हमने वो किताब निकाली है। ये अभी ताजी, इस 2022 साल की ताजी किताब है। ये उदय माहौरकर नागपुर के एक पत्रकार है, जो आजकल भारत के सूचना आयुक्त भी बने हुए हैं, और एक चिरावी पंडित नाम के बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी में एक पढ़ाने वाले हैं। ये दो मराठी लोगों के संयुक्त तत्वाधान से लिखी गई है। किताब का टाइटल है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने लिखा व्हाई ओनली कुड, व्हाई नॉट शुड। क्योंकि अगर बंटवारे के बारे में बार बार महात्मा गांधी को सवाल किया जाता है, बंटवारे के समय विनायक दामोदर सावरकर
1946-47 का बंटवारा है। 1883 के पैदा हुए हैं सावरकर। 1883 के वो 17 साल और 46 यानी लगभग 60 साल के आसपास उम्र के पहुंचे हुए विनायक दामोदर सावरकर पर्याप्त मैच्योर और काफी बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी षष्ठी भी मनाई गई है बम्बई में, उसको थैली भी दी गई है उस बहाने। विनायक दामोदर सावरकर ने बंटवारे को रोकने के लिए क्या प्रयत्न किए, इसका एक भी उदाहरण इतिहास में मौजूद नहीं है। जिस नागपुर में बैठ के हम इस बात की चर्चा कर रहे, जहां 1925 में आरएसएस नाम के संगठन की नींव डाली गई, 1946-47 तक उसकी 20-22 साल की उम्र हो चुकी थी। 20-22 साल का बच्चा या संगठन पर्याप्त मात्रा में बड़ा होता है। उस समय तक कराची से लेकर सिंध पेशावर तक उनकी शाखाएं, लाल कृष्ण आडवाणी उसके प्रमाण हैं, कराची शाखा के प्रोडक्ट। तो उस हिसाब से ये सभी हिंदू महासभा ये सब रहते हुए मुझे एक भी कोई प्रमाण आरएसएस का बता दे, इसमें भी कहीं नहीं मिलता है। खाली वो कुड़ कर रहे हैं, शुड नहीं। मैं कह रहा हूं कि इनमें से किसी ने भी बंटवारे को रोकने की कोशिश तो दूर की बात है, बंटवारे की तरफ ले जाने के हिसाब से ही इनकी पूरी राजनीति, क्योंकि जिस मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर में बंटवारे का प्रस्ताव पारित किया, उस मुस्लिम लीग के साथ में विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहते हुए उस मुस्लिम लीग के साथ पंजाब में, बंगाल में, सिंध में सरकारों में शामिल थे। बंटवारे के लिए जिस जिना को बार बार जिम्मेदार ठहराया जाता है, उस जिना की मुस्लिम लीग के साथ में सरकारों का गठन तो किसी वैचारिक आधार पे होता है ना। बिल्कुल। जैसा अभी की सरकार दावा करे कि हम हिंदुत्व के लिए हम बार बार शिंदे जो बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे, तो इस ढंग से ये कौन से हिंदुत्व के लिए या कौन से अखंड भारत के लिए मुस्लिम लीग के साथ में, और ये भी अगर उन्होंने शर्त रखी होती कि बंटवारा नहीं होगा तो हम आपके मंत्रिमंडल में शामिल होते, ऐसी इनकी कोई शर्तें या ऐसी इनके कोई एग्रीमेंट्स प्री गवर्नमेंट के पहले की बनने के ऐसे कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। आराम से बंगाल से लेके सिंध तक की सरकारों में शामिल रहे। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी महसूल रेवेन्यू मिनिस्टर थे फजल रहमान की सरकार में, वही हाल सिंध में भी था। तो इस ढंग से बंटवारे की लिए जिम्मेदार ठहरी जाने वाली एक तंजीम जो है, जिसका नाम मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग के साथ में आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो सकते हैं? एक तरफ उसके साथ सरकार बनाए हैं, 1940 में वो रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं, 46-47 में उन्होंने बंटवारा किया। मतलब मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में आपको आपत्ति नहीं थी। बंटवारे को रोकने के लिए आपने खुद कौन सा प्रयास किया? इसका कोई हम तो उल्लेख नहीं। अहिंसावादी है, हम हिंसा पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन एक भी आरएसएस का माइका लाल या हिंदू महासभा का जो भी कोई हो कि वो बता दे कि हम बंटवारे के खिलाफ निकले थे तलवार लेके या बंदूक लेकर। इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण मौजूद नहीं। सिर्फ महात्मा गांधी को दोषी बोलकर या नेहरू को दोषी बोलकर या कांग्रेस को या किसी को, मेरे ख्याल से भारत के बंटवारे के लिए जितने जिम्मेदार मुस्लिम लीग है, उससे किसी भी प्रमाण में हिंदू महासभा या विनायक दामोदर सावरकर या आरएसएस कम नहीं है। ताली जो है दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। बिल्कुल। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जो हिंदुओं को जो डर बता रहे थे कि हिंदू मेजॉरिटी मुल्क में मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा, ये इनडायरेक्टली आरएसएस और हिंदू महासभा प्रूव कर दे रहे थे। उन्होंने इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स दिलाने में मदद की है और आज के तारीख में भी बदस्तूर इस देश में वो क्रम जारी है। हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी भी आप लोग सीखे नहीं वो इतिहास से। एक बंटवारा मुसलमानों को डरा डरा कर बताकर अगर किया गया, तो दूसरा बंटवारा आज की तारीख में जो कुछ किसी को नफरत छोड़ो, किसी को भारत जोड़ो, किसी को क्या क्या करने के लिए यात्रा निकालनी पड़ रही है, तो ये जो माहौल 1946, 45 या 40 में किया गया था और जिसके कारण एक बंटवारा हुआ, आज भी इसी ढंग की नफरत की राजनीति जो 25-30 सालों से ऊपर बाबरी मस्जिद के नाम पर कहो, राम मंदिर के नाम पे कहो,
अलग अलग नामों पर जिस ढंग से अभिज्ञान व्यापिका भी निकाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के ऊपर जो पूरा मामला जो 25-30 सालों से ऊपर जो इर्द गिर्द घूम रहा है, जो मैं भागलपुर दंगे के बाद से लगातार बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि आने वाले 50 साल की भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता रहेगा, जिसको वर्तमान समय की जो भी माहौल, जो भी कुछ हमारा देश का जो स्वरूप है, वो प्रूव कर रहा है। जिस ढंग से गुजरात में 2002 में जो किया गया है, ये उसका प्रमाण है। गुजरात का दंगा ये भारत के इतिहास में का 75 साल के इतिहास में का पहला राज्य प्रायोजित दंगा है, पहला। और ये मैं नहीं, ये लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह से लेके जस्टिस कृष्णा अय्यर से लेके राणा अयूब से लेके 50 लोगों ने इसके ऊपर रोशनी डाली हुई है कि ये किस ढंग से राज्य प्रायोजित। तो दंगों की राजनीति करके 40 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की, दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय सब मिलाकर 50% से ऊपर की आबादी इस देश की ऐसी है कि जिसको आप इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में डाले दे रहे हैं। और ये किसी भी देशभक्ति की कैटेगरी में आता नहीं है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट यहाँ से देने का, बांटने का काम किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से ये पूरी राजनीति जो चल रही है 100 सालों से, एक नहीं, 1925 को नींव डाली गई, 2025 अभी 2-3 साल में होने जा रहे हैं। तो ये जो स्वर्ण महोत्सव का नाम दे रहे हैं भारत की आज़ादी को, ये स्वर्ण महोत्सव असल में वो आरएसएस का स्वर्ण महोत्सव चल रहा है। ये भारत का स्वर्ण महोत्सव नहीं है, ये भारत के लिए एक तरह से काला महोत्सव है। क्योंकि जिस ढंग का देश का जो माहौल आज बनाया गया है, मैं आपने जिक्र किया कि मैं अभी भी उत्तर पूर्व से आ रहा हूँ, मैं आसाम में था, किस ढंग से आसाम में पोलराइजेशन का राजनीति के एकदम क्लाइमैक्स में चल रहा है। उत्तर पूर्व जिसको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, किस ढंग से वो एकदम ऐसा लावा के जैसा आज ये हो रहा है। ये भारत की एकता के साथ में खिलवाड़ करने का, देशद्रोह का काम चल रहा है। क्योंकि ये जो पूरा जो मामला है, 1945-46 में मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा जन्म 1953 का है, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जिसका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंदू बनाम हिंदू में उल्लेख किया है कि 5000 साल से कट्टरता और उदारता की लड़ाई लगातार जारी है, इतिहास के क्रम में सतत होते रही। दलितों को, पिछड़ों को मारने की, औरतों को दबाने की, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को। आज की तारीख में बदस्तूर लोहिया का जो सिद्धांत है कट्टरता और उदारता की लड़ाई का, आज हूबहू वो नज़ारा हम देख रहे हैं। आज हम कट्टरता की, हिंदू कट्टरता की दौर में आज हम जी रहे हैं। इसमें दलित, इसमें महिलाएं, इसमें आदिवासी, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय, सबके सब इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए हैं। और इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने वाला कोई भी समाज, वो विश्व का कहीं का भी हो, समाज स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। बिल्कुल। जिस तरह से आरोप लगते हैं सावरकर पे कि उन्होंने माफीनामे लिखे, एक नया मुद्दा आपने लिखा कि बताया कि अगर कोई अच्छा ओरिएटर है, बोलता है तो चिंदी को भी सोने के भाव में वो बेच सकता है। उन्होंने खुद ही अपनी किताबें लिखी। महिलाओं के बारे में उनका जो बर्ताव रहा या उनकी जो भाषा रही, वो बड़ी अच्छी नहीं रही महिलाओं के सम्मान के बारे में। और मराठी में उनकी किताब है सास सोनेरी पाने, उनमें भी हम जब उसका ज़िक्र देखते हैं, तो क्या विचार थे जो आरोप लग रहे हैं सावरकर पे, कि वो महिला विरोधी थे या महिलाओं के अगर बारे में, आपको क्या लगता है आरोप सच है कि या अगर वो ऐसे लिखे किताब गए हैं? सावरकर सदन की नहीं होती जी। तो मैंने विश्वास नहीं रखा होता। हुँ, सास सोनेरी पाने यानी ये 6 वॉल्यूम है मराठी में, हुँ, छोटे-छोटे हुँ, बुक साइज के, हुँ, पॉकेट बुक साइज के। मैं आज अगर मुझे पहले से अंदेशा होता तो मैं ले आया होता। कल ही मैं उतरा हूँ फ्लाइट से, हुँ, तो उतना मेरे 10-20 हज़ार किताबों में ढूँढना आसान नहीं था। लेकिन अगर वो किताब मैंने नहीं पढ़ी होती और सावरकर सदन का प्रकाशन नहीं होता, तो मैंने विश्वास नहीं रखा होता हुँ, कि विनायक दामोदर सावरकर नाम का आदमी इतना परवर्टेड, इतना विकृत हो सकता है, ये मुझे तब तक भरोसा नहीं हुआ होता। लेकिन दुःख की बात यह है कि सावरकर सदन पब्लिकेशन है दादर, मुंबई, और मजमून बताता हूँ मैं,
शिवाजी महाराज ने कल्याण के सूबेदार की बहू को वापस करके बहुत बड़ी गलती की। शिवाजी महाराज ने उसको सालंकृत जिसको बोलते मराठी में, बहुओं को या बेटियों को जो हम मायके या ससुराल भेजते तो उसके साथ में साड़ी, ब्लाउज पीस और भेंट वस्तु देके रवाना करते ससम्मान। उस जमाने डोलियों का चलन था, सुरक्षित रूप से डोलियों में बैठा के कहारों के साथ में। शिवाजी महाराज ने कल्याण की सूबेदार की बहू को बर्बाद करना चाहिए था, उसको बलात्कार करना चाहिए था। और आगे जाके उन्होंने लिखा कि चिमाजी अप्पा, वसई का जो पेशवा था, चिमाजी अप्पा पेशवा, कोई पुर्तगीज महिला मिली लड़ाई में हारने के बाद में पोर्तुगीज, तो चिमाजी अप्पा को वो भेंट दी गई। पोर्तुगीज डेफिनेटली गोरी चिट्टी महिला होगी, सुंदर भी होगी, तो चिमाजी अप्पा ने भी शिवाजी महाराज का ही उदाहरण नजर के सामने रखकर उसको सालंकृत। तो दोनों इतिहास पुरुषों के बारे में सावरकर ने उसमें लिखा है कि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलतियां की है, और आगे जाके लिखा है शत्रु पक्ष की औरतों को समग्र बलात्कार करने चाहिए। ये सावरकर सदन से प्रकाशित 6 सोनेरी पाने मराठी में अगर नहीं लिखा हुआ होता और सावरकर सदन का प्रकाशन का नाम नहीं होता तो मुझे विश्वास रखने में दिक्कत की होती। और ये 60 साल क्रॉस किए गए विनायक दामोदर सावरकर के मुंह से निकले हुए भाषणों का संग्रह है, जो 6 सोनेरी पाने में संकलित किया हुआ है। और ये 10-20 हजार लोगों के सामने बंबई में दिया हुआ सार्वजनिक भाषण है, जो 6 सोनेरी पाने में अक्षरबद्ध किया हुआ है। तो महिलाओं के बारे में इस ढंग के विचार रखने वाले, वो शत्रु पक्ष के हो या मित्र पक्ष के हो, किसी भी पक्ष के हो, विद्याधर पुंडलिक नाम के मराठी के एक मूर्धन्य लेखक हो गए हैं, कथा लेखक थे, बहुत बड़े प्रोफेसर भी थे पूना यूनिवर्सिटी में, और वो सावरकराइट थे। और विद्याधर पुंडलिक की कथा है जो मेरे पास में उसकी ऑफ प्रिंट रखी हुई है। सावरकर जी की लड़की खुद की, वो खुद सावरकर से कई फीट अंतर रख के बात करती थी, वो डरती थी। और ये कथा लिखने के कारण विद्याधर पुंडलिक के खिलाफ में पुणे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव पास किया है उनके निषेध का। उनकी मुर्दे की यात्रा निकाली गई है, शव यात्रा, और उनको घर से निकलने के लिए मुश्किल कर दिया गया था और सार्वजनिक तौर पे माफी मांगने लगाया गया है, जो विद्याधर पुंडलिक खुद सावरकराइट थे। लेकिन वो भी अपनी कथा में लिख रहे हैं कि बेटी खुद उनकी कुछ फीट दूर और उनके कमरे में अकेले जाने में डरती थी। तो इस ढंग से विनायक दामोदर सावरकर का एक पहलू जो आपने महिलाओं के बारे में उनके विचारों के बहाने पूछा है, तो उसमें एक बात ये भी आई हुई है कि सावरकर जी का जो पूरा मामला जो है ये काफ़ी संगीन है। जनरली मैं व्यक्ति के चरित्र के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन इतिहास पुरुष शिवाजी महाराज जो कोश्यारी ने अभी कल परसों ही कुछ फप्ती कसी है, वो सेकंड टाइम उनका ऐसी गलती हो रही है। जिस शिवाजी महाराज को संघ परिवार एक तरफ कैश भी करते रहता है, दुनिया भर का जानता राजा और क्या क्या भी बोलते रहते, लेकिन दूसरी तरफ उसी शिवाजी महाराज ने कल्याण के सूबेदार की बहू को वापस किया, चिमाजी अप्पा ने किसी पुर्तगीज महिला को वापस किया, जो कि किसी भी मराठी आदमी का छाती फूलना चाहिए, अभिमान लगना चाहिए कि हम महिलाओं के प्रति कैसे सम्मान हम रखते हैं। लेकिन सावरकर का ये जो लिखित में जो 6 सोनेरी पाने में का पढ़कर मेरा तो उनके प्रति बचा खुचा भी आदर खत्म हो गया। मैंने कहा कि बचपन में मैंने कभी 1857 आत्मकथा, माजू जन्म ठेप ये सब पढ़ के हम भी कभी उनकी मुरीद बने थे, लेकिन जब आगे चलकर धीरे धीरे होश संभाला और आगे कुछ पढ़ने लगे और दुनिया भर की ये सब चीज़ें जब देखने लगे, आगे खोल कर ये सब वाचन का जब हमारा पूरा दायरा बढ़ने लगा, तब हमको सावरकर क्या थे, सावरकर सचमुच कितने वीर सावरकर थे, सावरकर सचमुच कितने स्वतंत्र वीर थे, ये इस बहाने पता चल रहा है क्योंकि आपातकाल में हम भी जेल में रहे। आपातकाल में संघ परिवार के भी लोग हमारे साथ जेल में थे और वो किस ढंग से माफीनामे प्रिंटेड माफीनामे पे सिग्नेचर किए जा रहे थे। हम बोल रहे थे उनको कि ऐसा मत करो,
क्योंकि मिसेस गांधी आपकी प्रिंटेड रख भी लेंगी और छोड़ेंगी भी नहीं। और वही हुआ 1977 के जनवरी के पहले तक इनको किसी को भी नहीं छोड़ा था। और बाला साहब देवरस के खत और सावरकर के खतों का मजमून लगभग एक ही है। देवरस भी मिसेस गांधी को लिख रहे हैं कि आपका जो 21 कलमी कार्यक्रम जो है उसको अमल में लाने के लिए पूरा संघ अपने आप को जोग देगा। उसी ढंग से विनायक दामोदर सावरकर महारानी को लिख रहे हैं कि हम ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। और जो युवक भटके हुए युवक शब्द दे रहे हैं, और कौन भटके हुए युवक? मदनलाल धिंगरा से लेके पिंगड़े से लेके दुनिया भर के जो भी 1 दर्जन से ऊपर ऐसे यंग बच्चे हैं बिलो 30 कि जिनको विनायक दामोदर सावरकर ने, नथुराम भी उसमें आता है, करकरे भी उसमें आता है, गांधी को मारने वाले भी जो लोगों की जो पूरी जो टीम है 6, 7, 8 लोगों की, वो सब उसमें आती है। और ये सब लोगों को भी तैयार करने का काम ये मैं नहीं, ये मनोहर मलगांवकर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक पत्रकार, वॉर जर्नलिस्ट, युद्ध के, ये खुद रिटायर्ड मेजर है ब्रिटिश आर्मी में से, और इन्होंने ये किताब पूरे महाराष्ट्र भर में घूम घूम के और दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर करके और दुनिया भर के FIR से लेके क्या क्या नहीं, इन्होंने इतनी वेल डॉक्यूमेंटेड किताब गांधी हत्या के ऊपर हमने कोई नहीं देखी है। ये सब चीज़ों को, ये मरीना होटल है जिस होटल में ये लोग ठहरे थे बोगस नाम लेकर, ये सब चीज़ों के बिल से लेके, उनके फ्लाइट के टिकटों से लेके, उनके अपने खतों से लेके, उनके जो जॉइंट जिसको अपन देख लीजिएगा फोटोज जी, ये सब रहते हुए कोर्ट में बोलते हैं कि मैं इस लड़के को जानता नहीं हूँ। और ये लड़का मतलब नथुराम भी कहता है कि हम कभी इनको मिले नहीं है। जो कि मैंने कहा कि रत्नागिरी के हाउस अरेस्ट के काल में 1924 यानी इनके पिताजी के ट्रांसफर हुई रत्नागिरी के पोस्ट ऑफिस में, वो पोस्ट मास्टर थे। और 3 दिन के भीतर में नथुराम गोडसे को पता चला कि सावरकर यहाँ रहते हैं। तो 19 साल के मैट्रिक की परीक्षा में फेल हुए नथुराम गोडसे दोबारा किसी कॉलेज में या स्कूल में गए नहीं, और सवेरे से लेकर शाम तक विनायक दामोदर सावरकर के सोबत में रहे, और 1 नहीं 2 नहीं 7 साल रहे। बिल्कुल जैसे विष कन्याएं पुराणों में हम सुनते हैं कि वो बना बना के भेजी जाती थी, उसी ढंग से विष युवक, विष पुरुष ये तैयार करने का काम इतिहास में समय समय पे विनायक दामोदर सावरकर ने किया है। और अपनी बैरिस्ट्री का पूरा उन्होंने जो काम है वो इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये जो पूरा इतनी मेहनत से किया हुआ काम है मनोहर मलगांवकर का, और उसके बाद में और क्या बाकी रहता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बिल्कुल, ये सारे डॉक्यूमेंट है डॉक्टर साहब। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो तो इतिहास पुरुष है, वो तो वीर है, वीर सावरकर है, स्वतंत्र वीर है, वो अच्छे लेखक है, उनकी राह पर चलना चाहिए, उन्हें भारत रत्न तक मिलना चाहिए, ये मांग उठ रही है। मगर आपको क्या लगता है कि जो विचार सावरकर इन्होंने रखे, अगर उसको आदर्श मान लिया जाए, आज उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में आदर्श विचार मान लिया जाए, तो क्या इस भारत का विकास हो सकता है या नहीं हो सकता? ये देश किस ओर जाएगा? क्या इस देश को गांधी की ओर जाना चाहिए, क्या देश को अंबेडकर की ओर जाना चाहिए, या देश को सावरकर की ओर जाना चाहिए? ये आखिरी प्रश्न है इस मुलाकात का। देखिए, सबसे दुख की बात यह है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में का इनका जो भी कुछ रोल रहा वो कितना संगीन था वो तो दिख ही रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा संगीन रोल आज़ादी जब नज़र के सामने आ रही थी, संविधान सभा का गठन हुआ था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उस संविधान को इन्होंने शुरू से ही, और दुख की बात यह है कि जिस ढंग से मुस्लिम लीग इसमें नहीं थी संविधान सभा में, एक्सेप्ट यहाँ के एक डॉक्टर नाबा खरे, वो छोड़कर हिंदू महासभा भी एक तरह से संविधान सभा में नहीं के बराबर थी, क्योंकि ये संविधान ही इनको मंजूर नहीं था। वो मनुस्मृति को संविधान की जगह पे देखना चाहते थे। और बाकायदा 26 नवंबर 1949 को संविधान की घोषणा हुई,
बाबा साहब की तरफ से संविधान सभा में, और 27, 28, 29 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर के अंकों को अगर आप देख लेंगे, आर्काइव्स में हैं, तो उसमें वर्तमान भीम स्मृति की जगह मनुस्मृति कैसी आदर्श थी 5-4 साल पुरानी, इसमें हमारा भारतीयत्व का कुछ भी समावेश नहीं है। देश विदेश के संविधान का नकल करके बनाई हुई गुदड़ी है। इस ढंग से संविधान की संभावना की गई, तिरंगे झंडे की संभावना की गई। आज तिरंगे झंडे बड़े बड़े साइज के बना बना के देश भर में फहराने के स्टेशनों से लेकर एयरपोर्टों के बाहर हम देख रहे हैं, लेकिन इसी तिरंगे झंडे को भी गरियाने का काम संघ परिवार की तरफ से किया गया है। नागपुर के हेडक्वार्टर में अभी अभी तक वो नहीं लग रहा था। किसी एक दलित एक्टिविस्ट ने जब खुद जाके संविधान अपना तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की जी, उसके बाद में 2002 वगैरह की, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 33 साल पहले की, फिर उसके बाद से अभी हाल में इन्होंने झंडा फहराना शुरू किया। तो भारत के संविधान से लेके, भारत के राष्ट्रध्वज से लेके भारत के राष्ट्रगीत तक की सभी बातों के प्रति असम्मान रखने वाली जमात, जो इनकी अभिनव भारत नाम की जो सावरकर की बनाई हुई संगठना, जो उन्होंने बर्खास्त कर दी थी अपनी लाइफ स्पैन में, जो बाद में कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह, इन लोगों ने पुनर्जीवित की थी, मालेगांव ब्लास्ट से लेकर समझौता एक्सप्रेस तक, उन लोगों के उनके इसमें लिखा हुआ है कि हमें भारतीय संविधान मंजूर नहीं है, भारतीय संविधान की जगह हमको नया लाना है, तिरंगा झंडा मंजूर नहीं है, हजारों साल पुराना भगवा ध्वज रहते हुए इसकी क्या जरूरत थी। इस ढंग की मानसिकता रखने वाले लोगों का हमारे संविधान के ऊपर रत्ती भर का विश्वास नहीं, और इसीलिए जिस ढंग से कोई चूहा कुतर कुतर के एक आधी किताब खाता है या दिमक, उस ढंग से वर्तमान तारीख में हमारे संविधान के पीछे 2000 से जब इनको पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला था अटल बिहारी के समय में, यही नागपुर के घटाटे नाम के वकील की अध्यक्षता में संविधान रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी, जो बांध के रखी हुई है। अब उन्होंने चालाकी शायद ये की है कि देश भर में हंगामा हो जाएगा, तो इसलिए वो उसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके कुतरने का काम, बदलने का काम शायद किए जा रहे। संविधान का ढांचा खाली आपको दिखेगा, लेकिन संविधान के अंदर में जो स्वातंत्र, समता, बंधुता, सेकुलरिज्म, समाजवाद, जो न्याय, ये सब बातों का जो समावेश किया था, वो अपनी कृति से भी दिखा रहे। किस ढंग से हजारों लोग जेलों में सड़ रहे हैं, किस ढंग से थोड़ी सी किसी बात पर तथाकथित हेड स्पीच के नाम पे, जो कि हेड स्पीच के उदाहरण अगर इनके ही लेने जाएंगे तो शायद कितने लोग इनके बाहर रहेंगे, लेकिन अन्य लोगों को इन सब चीजों में उठा उठा कर देशद्रोह के आरोप में डालकर, ये जिस ढंग से अपना खुद का देशभक्ति का जो भी, जिसको मैं सूडो नेशनलिज्म बोलता हूँ, ये जो पाखंडी राष्ट्रवाद का आज की तारीख में जो इन्होंने हिंदू उग्र राष्ट्रवाद ये बनाकर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय को डराने के अलावा दूसरा और कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। और रोजमर्रा के जो सवाल है, महंगाई, बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाला आदमी 71 या 75 हजार रोजगार देने का, वो भी चुनाव के दरमियान, जो कि गुजरात का चुनाव प्रचार जारी है, हिमाचल प्रदेश का अभी अभी मतपेटी में बंद हुआ है। और मुझे आश्चर्य लग रहा कि हमारा चुनाव आयोग क्या कर रहा है। खुलेआम वो युवकों को, आज तक के भारत के इतिहास में ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है अपॉइंटमेंट लेटर देते रहना, एक डकिए का काम है जो जाके घर में जाके आपके पत्र देते रहता है। मतलब हर बात को इवेंट बनाकर, हर बात को पॉलिटिकली उसको कैश करने का जो बीमारी लग गई है। एक तरफ पहले बोला कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो आज तक 2 करोड़ रोजगार देने की बात दूर है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। और अब ये जो नौटंकी कर रहे हैं रोजगार पत्र देने का, अपॉइंटमेंट लेटर देने का, यानी ऐसा माहौल बेरोजगारी का उड़ाने वाला प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। मैंने कई प्रधानमंत्रियों की मुखालफत की है, एक प्रधानमंत्री के मुखालफत में 19 महीना जेल में भी रहा हूं, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जो अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हुए घूमे, उसके इवेंट बताए, यानी और एक तरफ वो ये भूल गया है, और वो भी ये समझता है कि लोग भी शायद भूल गए होंगे, 2 करोड़ हर साल में रोजगार दूंगा, ये उन्होंने वादा किया था। मैं कह रहा हूं कि 8 साल के पूरे टेन्योर में भी 2 करोड़ पूरे 2 करोड़ तो छोड़ दीजिएगा, उल्टा बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। क्यों? क्योंकि रेलवे से लेके
विमानों से लेके दुनिया भर के उद्योगों को जो प्राइवेट मास्टर्स को सौंपने का काम किया और जो छटनी की गई रेल में 2014 के बाद में आज तक एक अपॉइंटमेंट शायद नहीं की गई है। और इसीलिए हल्ला बोल नाम का एक आंदोलन शायद निकला है, जो इस ढंग की ये जो चालाकी चल रही है इनकी, इसके खिलाफ में कुछ युवक रास्ते पे आना शुरू हुआ है। तथाकथित गोदी मीडिया के कारण वो सब बाहर नहीं आ रहा। आप जैसा कोई बिरला चैनल कभी कभार दे देता है स्थान, लेकिन वर्तमान तारीख में भारत में बेरोजगारी की समस्या इतिहास के क्रम में कभी नहीं उतनी आज क्लाइमैक्स पे चली गई है। आज करोड़ों करोड़ों बेरोजगार सुशिक्षित युवक रास्ते पर रोजगार के लिए घूम रहे हैं। अभी अभी मैं मेरे प्रवास में बिहार में देखा, गाड़ियां खचाखच भरी हुई है बेरोजगार लोगों की, जो डेली वेजेस पे काम करने के लिए कोई तमिलनाडु जा रहा, कोई केरल जा रहा, कोई आसाम जा रहा, कोई यहाँ से वहाँ से यहाँ। और कोरोना के काल में तो बेरोजगारी का मामला पूरा के पूरा विस्फोट हो गया। पैदल चलने वाले लोगों का, लाखों लोगों का जो तांता पूरे विश्व ने जो देखा है, तब पूरी पोल खुल के सामने आ गई कि हमारे देश में कितने लोग पापी पेट के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते। इसलिए बेरोजगारों को रोजगार देने का जो नाटक वर्तमान समय में जो चल रहा है, ये एक तरह के लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात है। और इसलिए हर स्तर पर आर्थिक, इकोनॉमिक सभी बातों पे फेल हुई सरकार का खाली इस ढंग से इवेंट कर करके लोगों को भरमाने का जो काम चल रहा है, मेरे ख्याल से दिन भर गए हैं। और इन बातों को लेकर लोग आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट भी शायद मत पेटियों के द्वारा पता चलेगा। देश भर में आंदोलन भी शुरू हो चुके हैं। कई जगह में देख रहा हूँ कि लोग रास्ते पे उतर चुके हैं। इतना सा छोटा सा मेघालय है, नागपुर की जनसंख्या की इतनी भी जनसंख्या नहीं होगी, लेकिन खासो, गारो और जातिया, 3 प्रकार के आदिवासी जमातों के युवकों को हजारों की संख्या में मैंने रास्ते पे आते हुए मेघालय की राजधानी में मैं देख के आ रहा हूँ। इसलिए देश भर में 74 में या 72-73 में जो आंदोलन हमने गुजरात बिहार में देखा था, आज की तारीख में वो संभावनाएं, शक्यताएं मैं देख के आ रहा हूँ। क्योंकि किसी भी बात की एक लिमिट होती है सहने की, और आज की तारीख में शायद लोग ये सब चीज़ों को आकर तंग आकर, ये सब जो ताली लेने वाली बातों को लेकर आज की तारीख में लोग हताशा में रास्ते पे आकर अपना गुस्सा जाहिर करने लगे हैं। और वर्तमान आने वाले समय में बहुत जल्दी इनके रिजल्ट भी पता चलेंगे। हिमाचल, गुजरात ये उसके ताज़े उदाहरण है। और आने वाले साल में 2024 में भी 14-13 महीने के भीतर में भी पता चलेगा। और इस ढंग से राष्ट्रद्रोही काम करने वाले लोगों को हमारी देश की जनता, मिसेस गांधी को भी कभी घर भेजा है, इस ढंग से इनको भी भेजने का समय शायद आ चुका है। और वो समय अभी वर्तमान समय में हम देख रहे हैं। बिल्कुल, वो समय वर्तमान समय में हम देखेंगे। आज का चर्चा का मुद्दा था कि क्या सही में सावरकर देशभक्त थे, क्या सही में वे वीर थे जो स्वतंत्र वीर कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है इतिहास में कि ऐसे किसी भी प्रकार के माफीनामे उन्होंने नहीं लिखे। अगर लिखे भी है तो वो गांधी के कहने पर लिखे हैं, या लिखे भी है तो आरएसएस या सावरकर की अपनी एक स्ट्रेटेजी रही होगी। इतिहास क्या है हम सब जानते हैं। इतिहास को फिर से रिवाइव किया जा रहा है, झूठे इतिहासकारों द्वारा इतिहास को फिर से लिखकर सामने सजाकर परोसने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस देश के नागरिक सुज्ञ हैं, ऐसे इतिहास को वो कभी ही इतिहास नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहब, आपने आया, आप स्टूडियो में आए, आप अभी असम से आए हैं, थक कर आए, फिर भी इस विषय पर बात करने के लिए आप स्टूडियो में आए और इतिहास को रखा, सारे एविडेंस के साथ रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।